क्विक रिवीजन आपके इस एग्जाम टाइम में आप कर सके रैपिडली हमारे इस लेक्चर की हेल्प से। हाय लर्नर, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। आज जो हम लेके आए हैं वन शॉट आपके लिए फ्रॉम द चैप्टर यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, चैप्टर नंबर 5, राइट। इनहेरिटेंस और उसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। आप इसमें मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं, तो ये काफी लेंदी यूनिट का एक लेंदी चैप्टर में से एक है ये। तो अब हम इसको वन शॉट में किस तरह से हम आपको रैपिडली इसकी रिवीजन करा सकते हैं, उसको हम देखते हैं इस यूनिट में, यानी कि हमारी वन शॉट रफ्तार सीरीज में, राइट। तो चलिए ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली टर्म जो आती है यहाँ पे वो है जेनेटिक्स। क्या होता है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं बच्चा लोग, और हाँ थोड़ी सी एक बात और कि हम यहाँ थोड़ा सा जो है फास्ट चलेंगे इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड जो है वो आप भी मेंटेन करके चलें अपने साथ हमारी। तो चलिए, सबसे पहली जो टर्म आई है यहाँ पे जेनेटिक्स आई है। अब जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? तो भाई जेनेटिक्स आप दो चीजें पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं इसके अंदर हेरिडिटी, एक आप पढ़ते हैं यहाँ पर हेरिडिटी, और दूसरा जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर वो आप पढ़ते हैं वेरिएशन को, है ना जी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और तो यानी कि जो जेनेटिक्स हो गया ये एक कलेक्टिव स्टडी है। सिंपली मैं क्या कह सकता हूं कि जेनेटिक इन दोनों की कलेक्टिव स्टडी है। जेनेटिक्स क्या है? इन दोनों की कलेक्टिव स्टडी को हम क्या कहते हैं? इन दोनों की कलेक्टिव स्टडी को हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी जानते हैं ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन ट्रांसफर होना कैरेक्टर का, दैट इज हेरिडिटी। और वेरिएशन, इंडिविजुअल जो होते हैं, सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल आपको देखने को मिलते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, या मैं कहूं कि उनके अंदर जो सटल चेंजेस होते हैं वो लीड करते हैं किसको? वेरिएशन को। वो कैसे आते हैं देखेंगे हम ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में। दूसरी और चीज, थोड़ी सी जानकारी इसमें की जो हिस्ट्री है रिसर्चेस की, तो साहब यहाँ जो नाम आता है सबसे पहला वो आता है साहब ग्रेगर जॉन मेंडल का, राइट। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि देते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, राइट। बिल्कुल अच्छे से ये चीज हमें पता है, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। दूसरा मैं यहाँ कुछ नाम लिखूंगा, जैसे कि एक नाम आता है बेटसन का। किसका नाम आता है? बेटसन का। तो क्या है, बेटसन ने क्या किया था? बेटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का दाता माना जाता है, जिन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स के ऊपर वर्क किया। तो हम इसको बोलते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, राइट, मॉडर्न जेनेटिक्स। दूसरा एक और नाम मैं यहाँ पे ऐड करूं तो एक नाम आप पढ़ते हैं मॉर्गन साहब का, राइट। एक नाम आप पढ़ते हैं मॉर्गन साहब का। तो कौन थे मॉर्गन? मॉर्गन को जो उपाधि दी गई, मॉर्गन को कहा गया कि भाई ये तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं, राइट। तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया। थोड़ी सी जानकारी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और बेटसन आपका और ग्रेगर जॉन मेंडल, तीन लोगों का नाम जो है यहाँ पे आप कुछ टर्म्स जो है यहाँ पे हम वो डिस्कस करते हैं, लाइक एलिल्स। अब एलिल्स आप जानते हैं, एलिल्स हम किसको कहते हैं? जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जीन की, सिंपली हम उनको एलिल्स कहते हैं, है ना। जितनी भी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जीन की, और जो कि लोकेटेड होती हैं कहाँ? एक सेम पोजीशन पे, या फिर मैं कहूँ कि लॉकी। इसके लिए एक और वर्ड आता है जिसको आप सेम पोजीशन बोलते हैं, लॉकी। तो बेसिकली क्या है ये एलिल्स? क्या है? सिंपली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है जी। सिंपली हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन भी हम इसको कह सकते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये हम इसको बोलते हैं। उसके बाद आगे हम इसमें बात करते हैं एक और टर्म जो यहाँ पे यूज की गई थी। एक टर्म आप पढ़ेंगे फैक्टर्स, राइट। ये फैक्टर्स जो टर्म थी, ये फैक्टर्स टर्म ये पहले दी गई थी बाय द मेंडल साहब, राइट। ये टर्म जो दी थी ये मेंडल साहब ने दी थी, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, सिंपली। फिर एक टर्म आती है यहाँ पे फिनोटाइप।
ऑब्जर्वेबल जितने भी जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जो हम देख सकते हैं, जैसे कि आप बालों का कलर देख सकते हैं, आप आइज का कलर देख सकते हैं, आप हाइट देख सकते हैं, तो ये चीज एक फिनोटाइप को शो करती है, राइट। उसके बाद आता है टर्म जीनोटाइप। जीनोटाइप, अच्छा मैं इससे पहले और एक डिफरेंस यहाँ क्रिएट करना चाहूंगा, एक फर्क बताना चाहूंगा कि देयर इज सम पॉइंट्स बिटवीन द कैरेक्टर एंड ट्रेड्स, राइट, कैरेक्टर एंड ट्रेड। तो जैसे मैं कहूँ कि क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं या एक ही मान ली जाती है, तो थोड़ा सा हम डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि हाइट एक कैरेक्टर है, जबकि हाइट का ड्वार्फ होना या फिर जो उसका शॉर्ट होना, ये एक इसके ट्रेड्स को शो करता है। जैसे मैं कहूँ कि कलर, कलर एक कैरेक्टर है, जब और इसका कलर अब कैसा है, अब कलर इट कुड बी लाइक अ ब्लैक है या फिर वाइट है, राइट, या फिर वाइट है या फिर कोई अलग हमें जो भी कलर देखने को मिल रहा है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके अकॉर्डिंगली, तो हम ये इसको ट्रेट में बांटते हैं। तो यहाँ एक डिफरेंस ये क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखते हैं कि शेप, आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसमें तो आप देखेंगे शेप, तो शेप अब शेप कुड बी लाइक अ राउंड शेप, कुड बी रिंकल्ड, तो कैसी भी हो सकती है। तो ये एक शेप एक कैरेक्टर है, जबकि उसकी शेप कैसी है कि वो राउंड है या फिर वो रिंकल्ड शेप हमें देखने को मिल रही है, तो ये शो करती है उसके डिफरेंट ट्रेट्स को। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। आगे जो टर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ये है जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या शो कर रहा है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना ऑर्गेनिज्म का, वो उसका जीनोटाइप शो कर रहा है। जैसे ट्रेट है, अब ट्रेट आपको देखने को मिला कि भाई उसका जो ट्रेट है वो ड्वार्फ, सॉरी यहाँ पे मैंने शॉर्ट दोनों चीजें एक ही बता दी, टॉल। अब जैसे आपको देखने को मिला कि जो टॉल है, अब टॉल के पीछे जीन्स कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, कैसी रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें उसके जीनोटाइप्स को बताती हैं। देखेंगे आगे। देन मोनोहाइब्रिड को ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते क्योंकि वन शॉट है, ये चीजें आप जानते होंगे बेहतर तरीके से शायद पहले, तो यहां सिर्फ एक रिवीजन पर्पस के लिए ये वन शॉट जो है क्विक रिवीजन के लिए आपकी तैयार किया जा रहा है, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिर आता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जहां सिंगल ट्रेट को चूज किया था, सिंगल कैरेक्टर को चूज किया था, लाइक हाइट को सिर्फ यहां ऑप्ट किया गया था मेंडल साहब के थ्रू। तो जो प्योर जो क्रॉस देखा गया था प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बीच में, उसको हमने मोनोहाइब्रिड बोला था। तो मोनो मींस सिंगल। दूसरा यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात आती है लर्नर्स। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो हमें शो कर रहा है, क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज एंड कंसीडरिंग ऑफ इनहेरिटेंस टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो दो ट्रेट्स यहाँ पे लिए गए, जैसे शेप लिए गए तो राउंड और रिंकल्ड, कलर लिए गए तो येलो और ग्रीन, एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। फिर दूसरी टर्म यहाँ पे आती है, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एनिप्लॉइडी जानते हैं। एनिप्लॉइडी का मतलब एक ऐसा फिनोमिना जहां पर गेन या लॉस होना एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि गेन या फिर लॉस होना, क्या कहता है कि गेन या लॉस होना एक या उससे ज्यादा क्रोमोसोम्स का। अब इसका रिजल्ट क्या है, दैट रिजल्ट ड्यू टू सम फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पे, ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं, राइट। पढ़ेंगे इससे रिलेटेड लास्ट में जो डिसऑर्डर्स फिर आप पढ़ते हैं प्लॉइडी से रिलेटेड या एनिप्लॉइडी से रिलेटेड, उनके बारे में भी आगे इसमें चर्चा करेंगे, राइट। Trisomy, the condition in which a particular chromosome present in the 3 copies in a diploid cell या न्यूक्लियस में, उसको ट्राइसोमी का नाम दिया जाता है। ये भी आगे आएगी, इसको भी देखेंगे हम। ये बेसिक कुछ टर्म्स ही। फिर आती है मेल हेटेरोगैमेटी। जब मेल प्रोड्यूस करता है तो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, आप जानते हैं एक्स और वाई सिंपली मेल प्रोड्यूस कर रहा है ह्यूमंस में, ये मेल हेटेरोगैमेटी को शो कर रहा है। हेटेरो मतलब अलग अलग होना। होमोगैमेटी आती है फिर एक आती है फीमेल हेटेरोगैमेटी। होमोगैमेटी तो आप जानते हैं, यहाँ फीमेल्स में जैसे होमोगैमेटी देखने को मिलती है, होमोगैमेट देखने को मिलते हैं, है ना। तो होमोगैमेट्स आप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स। तो एक्स और एक्स ये जो है होमोगैमेटी को शो कर रहा है। फीमेल हेटेरोगैमेटी, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है कई बार। तो ये जी और डब्ल्यू गैमेट्स जो है आपको ध्यान रखने। तो फीमेल बर्ड्स जो प्रोड्यूस करती है वो अलग अलग गैमेट शो करती है, तो इसको हम बोलते हैं फीमेल हेटेरोगैमेटी। फिर जीन, दैट इज अ सेगमेंट ऑन डीएनए। जीन जो टर्म थी वो आगे दी गई, मेंडल साहब ने जीन टर्म नहीं दिया था, ठीक है जी, मेंडल साहब ने जीन टर्म नहीं दिया था। तो जीन आगे दी गई। जीन जो है इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड सिस्टोन एंड द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज कैरिड फ्रॉम पेरेंट बाय अ गैमेट। जानते हैं जीनोम टर्म, जो जीनोम आती है दैट इज एंटायर सेट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक वायरस और दैट हैप्लॉइड जेनेटिक सेट ऑफ यूकैरियोट। जीनोम एक कंप्लीट सेट होता है हमारा, एंटायर जेनेटिक सीक्वेंस जिसके अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीनोम सिंपली। तो that entire genetic set of a prokaryotic or virus or the haploid genetic set of a eukaryote, तो इसको हम
जीनोम टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती है फेमस बात यहाँ पे जो हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करते हैं बच्चा लोग, और वो एक्सपेरिमेंट जो था वो किसके ऊपर किया गया था, ये पूरी जो जेनेटिक्स की कहानी की जो नींव रखी गई इसके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ टर्म पढ़ते हैं आप, लाइक फिलियल 1 जनरेशन आप पढ़ते हैं, इसमें फिलियल 2 जनरेशन, ये सारी चीजें जो हैं आप इसके अंदर देखने को आपको मिलती है। फिर आते हैं यहाँ पे बात ये जो कि इन कैरेक्टर्स को लेके कि मेंडल के पास वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मोर देन 30 अराउंड 34 कैरेक्टर्स उसके पास से उन्होंने ऑप्ट किए थे, लेकिन उसमें से उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को चूज किया और ये जो कैरेक्टर्स थे ये आपको देखने को मिलते हैं इसमें। तो यहाँ कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स थे, कुछ रेसेसिव ट्रेट्स थे, यहाँ कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स थे, यहाँ कुछ रेसेसिव ट्रेट्स थे जो देखने को मिले थे। और ये जो एक्सपेरिमेंट था मेंडल साहब का, ये किसके ऊपर था, ये था पी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर था, पी प्लांट के ऊपर। जानते हैं पाइजम सटाइवम, हाँ साइंटिफिक नेम आपको पता होना जरूरी है, पाइजम सटाइवम जो है आप इसका नेम, ये कर्सिव में नहीं लिखना इस तरह से जैसे मैंने लिखा, नहीं लिखना है आपको ऐसे, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा जैसे वो सिर्फ रिकॉल कराने के लिए, पाइजम सटाइवम। तो अब किस तरह से इसमें फ्लावर का कलर, हाइट, सीड कलर, सीड शेप, और उसके बाद पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर पोजीशन, डिफरेंट जो था वो आपको देखने को इसके अंदर मिला। तो अब कुछ इसमें रेसेसिव ट्रेट थे और कुछ डोमिनेंट ट्रेट थे जो ऑप्ट किए गए थे फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस। अब सवाल यहां पर यह आता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो यहां पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो यहां पूछ लिया जाता है वो क्या है कि व्हाई ही ऑप्ट पी प्लांट, क्यों उन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट किया था, रीजन क्या था इसके पीछे इसको ऑप्ट करने का। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, रीजन पूछते हैं टू चूज पी प्लांट, व्हाई ही चूज पी प्लांट, ये सवाल पूछा जाता है। तो मेंडल ने सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। देखो सबसे पहली बात कि इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन साइकिल होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है नंबर एक बात, और सेवरल जनरेशन जो है दे कैन बी स्टडी विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, राइट, कम समय का है तो इसलिए ज्यादा इसमें जो है स्टडी की जा सकती है। इट हैज प्रोटेक्ट परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर है एक तो ये, कंटेनिंग बोथ द मेल एंड फीमेल पार्ट इसमें देखने को मिलते हैं, तो एक रीजन ये भी था। इसके अलावा इसके अंदर आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है जी, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज समझ आई, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, इजिली इसको ये हैंडल कर सकते थे, इजी टू हैंडल, easy to handle, easy to handle and we can say that and maintained also, ठीक है, तो easily ये इसको हैंडल कर सकते थे और easily इसको मेंटेन कर सकते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स भी हम इसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर जानकारी एंड ऑल। तो ये बात रही। अब आगे आया साहब मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बहुत अच्छे से आप जानते हैं जहां से लॉज बनने स्टार्ट हुए। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराए अपने, तो यहाँ से फिर लॉज जो थे वो बनने स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले जो बात की गई थी वो बात की गई थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेके। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने, मैंने बताया अभी कि मटर के पौधे में से सिंगल ट्रेट जो था वो उन्होंने ऑप्ट किया था। एंड देन इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरह से जो टॉल होमोजाइगस और ड्वार्फ जो था ये लिया गया। प्योर प्लांट, प्योर जो था, यहाँ पे प्योर टर्म हम यूज करेंगे कि प्योर टॉल और प्योर डार्क का इन्होंने कराया। गैमेट्स निकाले, गैमेट्स जब निकले तो यहाँ पे F1 जनरेशन कैसी आई, ऑल दे वर ऑल वर टॉल बट हेट्रोजाइगस इसमें देखने को मिला आपको, क्योंकि गैमेट तो एक ही आएगा ना, गैमेट सेग्रीगेट होगा। यहीं से लॉ बना था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहीं से लॉ बना था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ, इसके कई आगे आप लोग एक्सेप्शन पढ़ते हैं इनके लॉस के। फ्यूचर में जब पोस्ट मेंडेलियन पीरियड की बात हुई, तो पोस्ट मेंडेलियन पीरियड के बाद यहाँ कई ऐसे एक्सपेरिमेंट सामने आए जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को लेके मैं कहूँ कि वो एक्सेप्शनल केस हमें यहाँ देखने को मिले, किसके, मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, वो हमें कुछ एक्सेप्शनल केस यहाँ पे इनके देखने को मिले। तो ये आप क्रॉस बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें जानते हैं, ये जो क्रॉस है ये आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं सारा। तो F1 जनरेशन में जब इनकी सेल्फिंग हुई, तो सेल्फिंग होने के बाद यहाँ कुछ 3:1 हमें एक रेशियो देखने को मिला जो कि फिनोटाइपिक रेशियो था, और प्योर जनरेशन इस तरह से एक जो था वो सिंगल एक हमें देखने को मिला। जबकि जब इसका जीनोटाइपिक रेशियो की बात हुई, तो जीनोटाइपिक रेशियो में हमें ये 1:2:1 हमें देखने को मिला था। तो 25% प्योर टॉल होमोजाइगस थे, 50% हाइब्रिड था, और ड्वार्फ जो था वो प्योर 25% इसमें देखने को मिला। शुरुआत हुई यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंसी की। यहाँ लॉज बनाने स्टार्ट किए मेंडल साहब ने, और कि इन्होंने कब बताया कि व्हेन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज डिफरेंट इन अ पेयर
of contrasting characters or traits are crossed, the trait that appears in F1 generation is dominant and the alternate form that remain hidden is called the recessive. तो इन्होंने यहाँ से डोमिनेंसी और रेसेसिव का केस हमें बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का ये जो लॉ था वो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ कि जब दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेट कैरेक्टर्स मिलते हैं, जीन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा होता है, एक ही फैक्टर ऐसा होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है। इन्होंने कहा कि एक ही फैक्टर ऐसा है उनमें से जो खुद को एक्सप्रेस करेगा, किसमें, F1 जनरेशन के अंदर खुद को एक्सप्रेस करेगा, जिसको इन्होंने डोमिनेंट कहा, जिसको इन्होंने डोमिनेंट कहा। राइट, इतनी बात समझ आई। तो ये हमारा निकलता है यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हुई या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात की गई। तो इन्होंने कहा कि जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही होती है, तो ये क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं। सो द मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर, द मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर्स दैट रिमेन टुगेदर इन द पेरेंट्स, दे रिमेन टुगेदर इन द पेरेंट, जो पेरेंट में टुगेदर है, साथ हैं, तो दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ द फैक्टर एंटर्स अ गैमेट। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे कि अभी हमने देखा ये कि लाइक ये टीटी है, तो अब जब यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेसिंग होगी रनर्स, जब यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेसिंग होगी, तो इस गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेसिंग में क्या होगा, यहाँ से ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, यहाँ से एक सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से इन्होंने बोला कि गैमेट फॉर्मेशन होगा, ओनली वन फैक्टर विल बी ट्रांसफर। जैसे आप देखते हैं कि इस तरह से सपोज यहाँ 2n है, ये हम देख सकते हैं कि अब इसके अंदर ये जो है प्रोसेसिंग के टाइम पे सेपरेट हो जाएंगे, लाइक स्पर्म हुआ या एग हुआ, कुछ इस तरह से। राइट, तो ये सिंपली मैं इन शॉर्ट कुछ इसी तरह से आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ कीवर्ड्स में। तो दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, है ना, इंटरमीडिएट हमें देखने को नहीं मिला, वो सेग्रीगेशन हमें देखने को मिला। सो वी कैन से दैट इन द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दे डोंट शो एनी ब्लेंडिंग। ठीक है जी, ब्लेंडिंग को जो है शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इससे बना था यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर बना लॉ ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस आया। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जहां पर उन्होंने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने शेप को एक ऑप्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में, और दूसरे में इन्होंने कलर को ऑप्ट किया। तो शेप और कलर आए। शेप में जहां इन्होंने राउंड और रिंकल्ड को ऑप्ट किया, वहीं कलर में येलो और ग्रीन को ऑप्ट किया। तो जब इनका जो F1 जनरेशन आई तो वहां राउंड येलो हमें देखने को मिला, राउंड येलो देखने को मिला। और इसी के साथ साथ जब इनका जो यहाँ पे भी इन्होंने देखा कि भाई ये तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब दो मैं ऑप्ट कर रहा हूँ तब भी इसी तरह के मुझे कैरेक्टर्स जो है वो सामने देखने को आ रहे हैं। तो इसके बाद जब इन्होंने सेल्फिंग कराई, इसकी जब सेल्फिंग हुई, जब सेल्फिंग से रिजल्ट सामने कुछ अलग आया यहाँ पे जो इनको देखने को मिला। तो ये जो रिजल्ट था वो क्या था आपका 9:3:3:1। तो सभी कैरेक्टर जो थे इनको यहाँ देखने को मिले। अब यहाँ से मेंडल साहब ने एक और लॉ जनरेट किया जिसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब इनको सारे कैरेक्टर्स को देखने को मिले तो दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इसको समझने के लिए एक डाइहाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पे जो एक देखा गया कि इन द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू पेयर्स, तो दो पेयर हमें देखने को मिले, जैसे कि राउंड येलो इन्होंने लिया था। और अच्छा एक जानकारी और, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, जब आप इसमें देखेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा जीनोटाइपिक, ये तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका देखने को मिलेगा हमें। ये तो हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो, है ना जी, ये तो आप सभी जानते हैं। दूसरा यहाँ पर जो जीनोटाइपिक रेशियो हमें देखने को मिलेगा इसमें, वो जीनोटाइपिक रेशियो तो ये 12-24-12-12-1 हमें ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप इसको निकालेंगे आप जब ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये जो जहाँ हुआ है, ये सेल्फिंग कराई, इसकी सेल्फिंग कराने के बाद कितने कैरेक्टर्स आए, ये सभी आप जानते हैं बहुत बेहतर तरह से। देखिए तो आगे चलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। सो इन द इनहेरिटेंस ऑफ द टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, the factor of each pair of characters segregate independently of the factor of other pair of character। लाइन बड़ी अजीब सी है
सिंपली अगर हम इसको थोड़ा ब्रेक करके या मैं आपको समझाना चाहूं तो आपने इसमें क्या देखा, अभी हमने देखा इसमें कि राउंड येलो है ना, मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, आप एक इसमें देखेंगे राउंड ग्रीन, एक आप देखते हैं इसमें रिंकल्ड येलो, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहाँ पे, और एक आप देखते हैं इसमें रिंकल्ड ग्रीन। ये चीज अभी हमने देखी। तो एक अच्छा एग्जांपल इसका वैसे यही है, डाई हाइब्रिड के बेस पे इसको जो देखा गया इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होना, यानी कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने का मतलब मिक्स होना, अपने आप मिक्स होना। तो अपने आप मिक्स होने का यहाँ पे ये बता रहा है कि जो प्रेजेंस है एक न्यू कॉम्बिनेशन की, जैसे कि मैं कहूं कि एक न्यू कॉम्बिनेशन जैसे कि राउंड ग्रीन, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, राउंड ग्रीन, यहां मैं बात कर रहा हूं एक न्यू कॉम्बिनेशन के बारे में, यहां मैं बात कर रहा हूं एक न्यू कॉम्बिनेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्या कहना चाहते हैं। एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है यार, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ गए हैं उसको पढ़ने के बाद। लॉ को भी और उसके बीच में जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पूरा आपका पेज है वो 50% 25% काफी कुछ उसमें ना, मतलब समझ एक बारी में समझना बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है वो, राइट। तो अब मैं जो एग्जांपल यहाँ पे जैसे बता रहा हूं आपको, तो ये कैसे हमें देखने को मिल रहा है। मैंने कहा कि जो प्रेजेंस है एक न्यू कॉम्बिनेशन की, मैंने राउंड ग्रीन का, और मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे रिंकल्ड येलो का, मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे रिंकल्ड येलो का, मैं यहां ये ले रहा हूं। अभी हमने देखा पीछे रिंकल्ड येलो, और तो इन्होंने सजेस्ट ये किया कि जो जीन्स है ना, जीन्स फॉर द शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ अ सीड, एक है कलर के लिए, एक है सीड के लिए, दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली या दे आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर राउंड के साथ आपने येलो लगाया था ना पहले, तो यहां तो राउंड के ग्रीन भी बने, तो यहां ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हुई हमें दिख रही है, यहां ये इंडिपेंडेंटली हमें असॉर्ट होती हुई दिख रही है, राइट। लेकिन भविष्य में जब आगे रिसर्च हुई तो इन्होंने ये सिंपली ये कहा कि भाई राउंड शेप का, साधारण उस टाइम पे जो कहा गया वो ये कहा गया कि भाई शेप का कलर से कोई लेना देना नहीं है। सिंपली इन्होंने ये कहना चाहा इसके थ्रू कि शेप वाली जो जीन है वो कलर के ऊपर कोई इफेक्ट अपना नहीं दिखा रही, दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग विथ ईच अदर। साधारण शब्दों में ये कहना चाहा इन्होंने, राइट। तो ये चीज इससे निकल के आती है बाहर। ये सिंपल सा एग्जांपल आपको बता सकता है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट का मतलब ही क्या बता रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो यहां से ये लॉ बना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन भविष्य में ऐसे फिर जब मॉडर्न जेनेटिक्स आई, जब आगे एक्सपेरिमेंट हुए, तो देखा गया कि भाई ये तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मेंडल साहब के कुछ केसेस के एक्सेप्शन भी आगे देखे गए, ठीक है। अब उनको देखते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये एक एक्सेप्शन था साहब, ये जो था ये मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट का एक एक्सेप्शन था, जो पहला एक्सेप्शन देखा गया, ये फर्स्ट एक्सेप्शन था, ये फर्स्ट एक्सेप्शन था जो डिस्कवर्ड हुआ था, जो कि कार्ल कॉरेंस साहब ने किया था। अकॉर्डिंग टू मेंडल कि लॉ ऑफ डोमिनेंस या डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें F1 जनरेशन डिफरेंट थी, दोनों ही पेरेंट्स से। सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो यहां जो F1 जनरेशन थी वो बिल्कुल ही नया कैरेक्टर बना रही थी या नया ट्रेड बना रही थी, ना ही दोनों में से किसी भी पेरेंट के कैरेक्टर उसमें देखने को नहीं मिले। बेस्ट एग्जांपल जो यहां देखा जाता है आपके एनसीईआरटी में जो डिस्कस किया जाता है वो है मिराबिलिस जलापा का, विच इज द 4 o'clock प्लांट। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था बाय कार्ल कॉरेंस। आगे चलते हैं। 3 डिफरेंट टाइप के प्लांट जो फाउंड होते हैं मिराबिलिस जलापा में, ऑन द बेसिस ऑन द फ्लावर कलर दे आर रेड, व्हाइट एंड पिंक। तो आप देखते हैं कि यहां जो पेरेंटल जनरेशन आपको देखने को मिलती है, लाइक रेड और व्हाइट का जो इसमें कराया गया, तो रेड जो थी वो डोमिनेंट थी और ये जो थी वो कैसी थी, ये आपके रिसेसिव थी। तो जब यहां से गैमेट्स निकले, एक कैपिटल आर और दूसरा निकला यहां स्मॉल आर, तो यहां जब गैमेट्स बाहर आए तो गैमेट्स के बाहर आने पे हम देखेंगे कि भाई यहां दोनों में से तो एक तो डोमिनेंट रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ऐसा। तो इसका जो इंटरमीडिएट था वो फॉर्म, लाइक इंटरमीडिएट भी नहीं कह सकते, बिल्कुल नया फॉर्म हुआ। और बिल्कुल नया फॉर्म हुआ वो कैसे थे, ये थे पिंक। ये कैसे थे, पिंक। तो ऑल पिंक
ये F1 जनरेशन कैसी आई, ऑल पिंक आई। देन जब इसकी सेल्फिंग कराई गई तो इसका जो रेशियो आया वो कैसा आया, 1:2:1। तो ये जो 1:2:1 था ये हमें F2 जनरेशन में देखने को मिला। तो ये जो था ये एक रेड था, ये एक प्योर व्हाइट जो हमें देखने को मिला, और ये जो दो थे ये कैसे थे, ये पिंक थे। ठीक है जी, तो ये हमें देखने को मिला जब इनमें सेल्फ पॉलिनेटेड या सेल्फ पॉलिनेशन इसमें कराया गया। दूसरा जो अनदर एग्जांपल यहाँ पे एंटीराइनम मेजर्स स्नैपड्रैगन विच इज also the example of incomplete dominance is found in the plant which is the same as the mirabilis jalapa। सेम वही चीज हमें स्नैपड्रैगन के इसमें भी फ्लावर में भी देखने को मिली, फ्लावर कलर में। अनदर एग्जांपल इज एन एंडालुसियन फाउल। एंडालुसियन फाउल में जो क्रॉस किया गया था ब्लैक कलर फाउल का और जो क्रॉस हुआ विद व्हाइट कलर फाउल, दिस इज कंप्लीटली अमेजिंग। द ब्लू कलर जो थी F1 जनरेशन का यहां देखने को मिला, ब्लू कलर। तो यहां पर भी ये जो F1 जनरेशन आई, यहां पर भी ये जो F1 जनरेशन आई, ये भी पूरी कैसी आई, न्यू आई। न्यू आई कैसे, क्योंकि ब्लू कलर हमें इसका देखने को मिला। ये था एग्जांपल किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का। देन इसमें बात करते हैं किसकी, कोडोमिनेंस के बारे में। तो जब कोडोमिनेंस की बात करते हैं, को का मतलब आप समझ रहे हैं ना, दोनों। को का मतलब होता है लाइक सहायक होना, साइक एक तरह से सहायता, मतलब सहायक होना दोनों का। और सिंपली हम देखें कि एक वर्ड में कहूं तो दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिली। तो एक ऐसा फिनोमेना था जहां पर दोनों जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन F1 हाइब्रिड। तो सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो कीवर्ड मैं इसके लिए क्या लेके आऊं आपके लिए, बोथ पेरेंट इन F1, दोनों में दोनों के हमें देखने को मिला। कोडोमिनेंस जो सीन की गई कैटल फॉर अ कॉट कलर, जहां पर ब्लैक पेरेंट को क्रॉस किया गया व्हाइट के साथ, तो वो रॉन्ग कलर जो था उसका फॉर्म हुआ किसमें, F1 प्रोजेनी के अंदर, राइट। तो जैसे ब्लैक को व्हाइट के साथ अगर मैं क्रॉस कराऊं तो लाइक ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2। तो यहां से गैमेट जो मेरे निकलेंगे, गैमेट फॉर्म होने के बाद मेरा ये आ गया R1 R2। तो ये आ गई मेरी कैसी, F1 जनरेशन। दोनों का मिक्सचर, यानी कि ये जो ऑल जो थे वो कैसे आ गए, रॉन आ गए। रॉन इज लाइक अ भूरा। इसका जो अनदर बेस्ट एग्जांपल है वो जीन आई, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है AB, और आई जीन जो है यानी कि IA IB। तो ये एक इसका बेस्ट जो जीनोटाइप देता है हमें विच गिव्स द ब्लड ग्रुप AB, ये भी किसका बेस्ट एग्जांपल है। बाकी एक और एग्जांपल अगर मैं कहूं तो यहाँ पे लाइक सिकल सेल एनीमिया, राइट। सिकल सेल एनीमिया जो है इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है जो कि शो करता है कोडोमिनेंसी को। कैसे करता है आगे देखेंगे उसमें, जब हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। आगे इसमें दिखाया गया है प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होती है उसको देखते हैं। तो जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड द प्लियोट्रोपिक जीन, एंड दिस जीन शो द मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। ये जीन क्या शो कर रही है, जीन शो कर रही है मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर इफेक्ट्स को। अब जैसे इसमें पी प्लांट के बारे में बात की गई है, तो सिंगल जीन जो यहां इन्फ्लुएंस करती है, यहां अगर मैं बोलूं कि सिंगल जीन जो है ये क्या करती है, ये इन्फ्लुएंस करती है लाइक सीड क्वाट कलर को, है ना जी। ये रेड स्पॉट जो होता है एक्सियल ऑफ लीफ में, ये वो शो करती है। ये फ्लावर कलर को शो करेगी, ये फ्लावर कलर को शो करे। तो मतलब ये एक सिंगल जीन ये सारे काम कर रही है पी प्लांट में। सिकल सेल एनीमिया जीन जो है सिकल सेल एनीमिया की, ये इट इज नॉट ओनली कॉज हिमोलाइटिक एनीमिया, इसके साथ साथ इसका जो रिजल्ट है वो इंक्रीज करता है या रेजिस्टेंस का काम करता है वन टाइप ऑफ मलेरिया जिसका फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम आपने सुना होगा। तो ये उसमें उस पैरासाइट के लिए रेजिस्टेंस का काम भी करता है, ठीक है। तो जीन कंट्रोल कर रही है मोर देन वन कैरेक्टर। तो जो ये सिकल सेल एनीमिया का इसलिए एग्जांपल जो है यहाँ पे ये दिया गया है। इतनी बात क्लियर? चलिए फिर आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहती है हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो प्रपोज की गई थी। क्रोमोसोमल थ्योरी को जो प्रपोज किया गया था, किसने प्रपोज किया था? सटन एंड बॉवेरी ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी की जो शुरुआत मतलब कब हुई ये थ्योरी, तो 1902 में 1902 में सटन और बॉवेरी ने इन्होंने इसके बारे में बताया।
So the pairing and the separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factor they carried. देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं जो एक्सेप्शंस थे वो आने स्टार्ट हुए थे। इससे पहले भी जैसे हमने मेंडल के फर्स्ट एक्सेप्शन के बारे में बात की थी, और भी जो हमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में भी जो इनके सेग्रीगेशन से रिलेटेड जो देखने को मिले, वहां इन्होंने शुरुआत की थी। एक तरह से मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को लेकर जो एक्सेप्शन से उनकी शुरुआत यहाँ पे और आगे जो थी वो हुई थी। इससे पहले हमने बात भी की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जो कार्ल कॉरेंस ने सबसे पहले उनको एक्सेप्शन एक मैं कह सकता हूँ कि दिया था। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से हमें देखने को मिला। काफी सारी चीजें थी इस थ्योरी के अंदर। अगर मैं मेजरली बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी की मोटी मोटी बातें अगर मैं कहूं, छोटी लेकिन मोटी बातें, तो हेरिडिटी फैक्टर जो कैरी होते हैं वो कहाँ होते हैं। जो हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये जो हेरिडिटरी फैक्टर हैं ये कहाँ हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये एक बात थी इसकी। और दूसरा इन्होंने बोला कि लाइक द जो मेंडेलियन एलिल्स होते हैं, लाइक द मेंडेलियन एलिल्स। हाँ, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी इसलिए इसका नाम दिया गया था क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोम के बारे में भी बताया था कि जैसे कि हम एलिल्स की बात करते हैं ना, कि लाइक द एलिल्स, इसी तरह से एलिल्स की तरह, जैसे एलिल्स हम जानते हैं कि वो जो पेयर में होते हैं, इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स भी किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इन्होंने बताया था। बहुत मुख्य मुख्य बातें थी ये। और भी बहुत सारी चीजें थी, लाइक द और भी जो चीजें थी इसमें देखिए, स्पर्म और एग जो हैं, स्पर्म एंड एग हैविंग द हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये चीज भी एक पॉइंट जो इन्होंने डिस्कस किया था, इसको लेके बताया था हैप्लॉइड सेट के बारे में, स्पर्म और एग के, नहीं स्पर्म और एग के, ठीक है, क्रोमोसोम पे। द फ्यूज्ड रीएस्टैब्लिश द डिप्लॉयड स्टेज, वो बनाते हैं, डिप्लॉयड स्टेज बनाएंगे बनने के बाद। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो आप उसको देखेंगे, आप उसको देखिएगा। तो ये मेजर बातें थी इस थ्योरी के अंदर जो इनके थ्रू बताई गई थी। ठीक है जी, चलिए आगे। उसके बाद बात की गई किसकी, लिंकेज के बारे में। सिंपली अगर मैं कहूं कि लिंकेज क्या होता है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो क्या होता है लिंकेज का मतलब, देखिए नाम से ही पता लग रहा है आपको, लिंक करना। नाम से ही पता लग रहा है क्या, लिंक करना। तो बहुत कम वर्ड्स में मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं, बहुत कम वर्ड्स में, जितना कम मैं समझाना चाहूं। तो लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंकेज का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ, जैसे मैं कहूं कि ये कोई एक चीज है, कोई भी एक चीज, और ये कोई दूसरी चीज है, राइट, कुछ भी एक्स वाई जेड, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है हम इसको क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है मैं इसको नाम दे रहा हूं लिंकेज, सिंपली राइट। अब जब यहाँ जेनेटिक्स की बात हो रही है, तो जेनेटिक्स के अंदर हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स के अंदर किसी क्रोमोसोम के ऊपर जीन की जो लोकेशन होती है ना, मान लीजिए कि ये कोई क्रोमोसोम है और ये कोई इसके ऊपर एक जीन है, ये कोई इसके ऊपर एक जीन है और ये इसके ऊपर दूसरी जीन है, और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, इन दोनों के बीच के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। सिंपली इन दोनों के बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन है उसको हम लिंकेज बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम लिंकेज बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन है, इन दोनों के बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन है, उन दोनों को उसको हम लिंकेज बोलते हैं। तो लिंक जीन अकर होती हैं सेम क्रोमोसोम के ऊपर, इसलिए मैंने यहां पर देखिए सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम बनाया, तो मैं ये कह सकता हूं, ये कहता है कि लिंक जीन्स अकर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो सेम क्रोमोसोम से इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि यहां मैं एक ही क्रोमोसोम इसलिए दिखा रहा हूं, यहां मैं इसलिए एक ही क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, तो दे आर लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस, एक बात, ठीक है, लीनियर सीक्वेंस के अंदर होती है। तो सिंपल सी बात, आपको लिंकेज का मतलब अब समझ आया कि एक क्रोमोसोम पे दो जीन के फिजिकल एसोसिएशन को हम क्या कह रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग को, उनके फिजिकल एसोसिएशन को हम लिंकेज का नाम दे रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब जितना ज्यादा इसमें लिंकेज होगी,
हम ये कह सकते हैं उतना ही इनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जितना लिंकेज कम होगी उतना बॉन्ड इनका कमजोर होता चला जाएगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा लिंकेज। ठीक है, जितनी ज्यादा लिंकेज उतना इनका बॉन्ड जो है वो कम होता चला जाएगा। जितना ज्यादा या जितना दूर ये होती चली जाएंगी उतना ही इनका बॉन्ड जो है, इनकी जो आपस में जो बॉन्ड है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, सिंपली हम इसमें ये कह सकते हैं। दूसरी बात आती है रिकॉम्बिनेशन वर्ड। अभी रिकॉम्बिनेशन वर्ड बताता हूँ, फिर दोनों का बताता हूँ डिफरेंस कैसे इसको करते हैं। तो इज इज जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन टू ऑफस्प्रिंग टाइटली लिंक जीन्स शो वेरी लो। अभी मैं इस वर्ड का मतलब बताऊंगा आपको। टाइटली लिंक शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, लूजली लिंक जीन्स शो हाइयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अभी मैं इसका मतलब आपको बताता हूं। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन के लिए हमें, रिकॉम्बिनेशन का सिंपली मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है? सिंपली हम इसको क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं, हम इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर आपको दो क्रोमोसोम्स के बीच में देखने को मिलेगी, है ना। क्रॉसिंग ओवर आपको दो क्रोमोसोम्स के बीच में देखने को मिलेगी। क्रॉसिंग ओवर आपको क्रॉसिंग ओवर आपको इन दो क्रोमोसोम्स के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम हो गया और इस क्रोमोसोम पे ये एक लोकेशन हो गई इस जीन की। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। रिकॉम्बिनेशन कैसे शो करता है वो हम देख रहे हैं। ये एक बी जीन इसके ऊपर हो गई, तो एक्सचेंज ऑफ जीन, दोनों क्रोमोसोम के बीच में जो एक्सचेंज होगा इनका जो एक्सचेंज होगा इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, राइट। इन दोनों का जो एक्सचेंज होगा इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। तो सिंपली मैं इसको क्या बोल सकता हूं? बहुत साधारण शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू क्रोमोसोम, दैट इज रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो अब जितना ज्यादा लिंकेज होगा, जितनी ज्यादा, आप सोचिए ना कि अगर जीन कोई पास पास है, अगर कोई जीन पास पास है, मान लीजिए अगर ये क्रोमोसोम है, अगर कोई मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है और ये इसके बीच का, हमने बताया कि इन दोनों, ये दो जीन हैं और ये इन दोनों के बीच का, ये दो जीन्स हो गई, ये दोनों दो जीन्स हो गई। इसी तरह से ये कोई क्रोमोसोम है, सपोज ये कोई क्रोमोसोम है, राइट। और ये एक जीन हो गई और ये एक दूसरी जीन हो गई, लेट्स सपोज। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कोई एक क्रोमोसोम है और ये कोई एक दूसरा क्रोमोसोम है। यहां मैं देख सकता हूं कि ये जीन्स कैसी हैं, ये जीन्स जो है इनके बीच में काफी डिस्टेंस है, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, राइट। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये दोनों दूर हैं एक दूसरे से। तो मैं ये कह सकता हूं कि लिंकेज, अगर इस जीन को इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करना है, अगर इस जीन को इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करना है तो ये बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि इस जीन को अगर मैं कहूं कि जो इसको इस क्रॉसिंग ओवर से बचा सकती है, जो इसका पेयर, वो काफी दूर है, वो काफी दूर है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे इनकी बॉन्डिंग जो है वो कम होती दिख रही है मेरे को। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो काफी वीक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनके बीच में लिंकेज अच्छा नहीं है। और यहाँ लिंकेज आप देख रहे हैं ना कैसा इस क्रोमोसोम पे स्ट्रांग है। तो सिंपली यहाँ क्रॉसिंग ओवर कैसे हो सकती है, ये इसके साथ आसानी से बना सकता है, एयर कॉम्बिनेशन कर सकता है ना। तो और इसी तरह से ये भी इसके साथ कर सकता है। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं कि लिंकेज जितनी ज्यादा होगा, लिंकेज जितना ज्यादा होगा, बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग हमें देखने को मिल रही है, और इसका मतलब कॉम्बिनेशन उतना हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है जी, रिकॉम्बिनेशन उतना हमें कम देखने को मिलेगा। और लिंकेज जितना वीक होगा, रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा। लिंकेज यहां इन दोनों के वीक हो जाने की वजह से, रिकॉम्बिनेशन लिंकेज वीक हो जाने की वजह से ये आसानी से इसके साथ रिकॉम्बिनेट कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिंकेज स्ट्रांग है तो रिकॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो ये क्या बताते हैं, टाइटली लिंक्ड जीन्स, टाइटली लिंक्ड जीन्स शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, पहली वाली लाइन का मतलब। दूसरा, लूजली लिंक्ड जीन्स शो हाइयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज।
लूजली लिंकेज कम, लूजली लिंक्ड जीन्स शो हायर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। ये कीवर्ड्स में आप इनको याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, राइट। तो इसी के ऊपर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साहब टीएच मॉर्गन के थ्रू। तो इन्होंने जो इसमें देखा था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, जो इन्होंने क्रॉस 1 कराया था, आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट भी है जो कि एक एक्सेप्शन बताता है किसका, इनी मेंडल साहब के डायहाइब्रिड क्रॉस को लेके, जहां से उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया गया था। कहा यह जाता है कि मेंडल को लकी माना गया उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्योंकि वहां लिंकेज ज्यादा इतनी देखने को नहीं मिली, या आप कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया गया। तो बाद में जब मॉडर्न जेनेटिक्स की बात आई, जब पोस्ट मेंडेलियन पीरियड आया, तो ये सारी चीजों के कई एक्सेप्शनल केसेस जो थे या लिंकेज वाली कहानी ये जो है हमें देखने को मिली। तो एग्जाम्पल जो था वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का लिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें फिर एक और सवाल मेरा आपसे ये कि यहां ऑप्ट क्यों किया गया था इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। फिर वही बात मैंने आपको पहले ही बताया और कई बार इसमें सेशंस में भी बताया है कि कोई भी चूज क्यों करता है किसी ऑर्गेनिज्म को, क्या देख के चूज करता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ ये देखा गया था कि इसका जो कंप्लीट लाइफ स्पैन था, ये क्यों ऑप्ट किया गया। सवाल यहाँ पर ये, वाई चूज्ड दिस, सवाल ये। तो इसका जो लाइफ साइकिल है, अगेन लाइफ स्पैन शॉर्ट था इसका। तो लगभग जो फ्रूट फ्लाई थी लगभग 2 वीक्स का लाइफ स्पैन है इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। चलिए, और मेल और फीमेल को दूसरा एक ये भी था कि बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो मेल होता है वो स्मॉलर होता है, इसके अंदर मेल जो होता है वो स्मॉलर होता है, और फीमेल जो होती है वो लॉन्गर होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बहुत इजीली डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसलिए भी क्रॉस 1 किया, येलो बॉडीड और व्हाइट बॉडी फीमेल्स को क्रॉस किया गया ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल्स के साथ। तो F1 प्रोजेनी थी वो इंटर क्रॉस थी, एंड F2 जनरेशन रेशियो डेविएटेड फ्रॉम 9:3:1 3:1। तो 2 जीन्स जो थी दे डिडंट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, एक कंडीशन देखी गई यहाँ पे, राइट। और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो कैसा था, 98.7% जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट्स थे, राइट, वो सिर्फ 1.3% यहाँ पे देखने को मिला। आप देखिएगा एक बार उस चार्ट को, राइट। इससे कंक्लूजन क्या निकला पहले एक्सपेरिमेंट से कि 2 जीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, द 2 जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, 2 जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, 2 जीन्स आर टाइटली लिंक्ड रिजल्ट इन लेस क्रॉसिंग ओवर। मैंने अभी क्या बताया था कि लिंकेज ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कम। तो कंक्लूजन, रिजल्टिंग लेस क्रॉसिंग ओवर एंड लेस नंबर ऑफ पेरेंटल प्रोजेनी, लेस नंबर ऑफ पेरेंटल प्रोजेनी जो थे हमें देखने को मिले, मतलब कम हमें इसमें जो इफेक्ट था इनका इसमें देखने को मिला। तो लिंकेज ज्यादा होने की वजह से एज इट इज जो कैरेक्टर है वो कई बार ट्रांसफर इसमें हो जाते हैं। तो ये एक पहला कंक्लूजन था, आप चार्ट के थ्रू इसको देखिएगा जरूर। दूसरा जो क्रॉस था, आप इसमें 2 चार्ट बनाए गए हैं, तो दूसरा जो क्रॉस था कि व्हाइट बॉडी फीमेल विद मिनिएचर विंग्स एंड येलो बॉडी मेल विद नॉर्मल विंग्स। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे 62.8%, वाइल द रिकॉम्बिनेंट जो थे वो कितने थे, 37.2%, यानी रिकॉम्बिनेंट जो बने, जो नया बना। तो कंक्लूजन क्या निकला कि 2 जीन्स आर लूजली लिंक्ड रिजल्ट इन मोर क्रॉसिंग ओवर एंड मोर नंबर ऑफ पेरेंटल प्रोजेनी, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो ये हमें इसमें देखने को जो था वो मिला था। आप इसको चार्ट को देखिएगा, ये हमें नहीं देखना है, यहां पर इसकी बात नहीं की गई है। आगे देखते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये हम जानते हैं कि XX XY टाइप फीमेल होमोगैमेटिक, ये अभी हमने पढ़ा। ये X और X0 टाइप हमें कहा, ऑल X बेयर एडिशनल X क्रोमोसोम, मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये ग्रास होपर में। ग्रास होपर का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है ये चीज सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे। ZW ZZ टाइप हमें फीमेल जो है वो कैसी देखने को मिलती है, हेटेरोगैमेटिक होती है, ये फीमेल्स कैसी होती है, हेटेरोगैमेटिक। और ये ZO यानी कि जो फीमेल जो होती है हेटेरोगैमेटिक होती है, प्रोड्यूस करती है 2 टाइप ऑफ एग, इसमें भी इसी तरह से। तो ये मेल्स होमोगैमेटिक होते हैं, लाइक ये मेल है, ये जो मेल है ZZ, और Z और हो गया हमारा, या Z0 हो गया हमारा फीमेल। So males homogametic with all the sperm having A+Z and the moths and butterflies had A as the autosomes। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये चीज आप पढ़ते हैं, आसान है, आप ध्यान इसको बहुत इजीली
रख सकते हैं। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो अब यहाँ जो फीमेल होती है, एक चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, तो फीमेल जो है फीमेल क्या होती है, क्वीन या फिर वर्कर। ठीक है जी। तो हनी बी फर्टिलाइज्ड जो होते हैं एग्स जो डेवलप होते हैं इनटू फीमेल में, जबकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं ये कैसे होते हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जबकि जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप किस में होते हैं, ड्रॉन में, और ड्रॉन कैसा होता है, मेल। ठीक है। और प्रोसेस जो इसमें आती है, प्रोसेस कौन सी आती है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है पार्थेनोजेनेसिस का, राइट। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है, सो मेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए मेल्स के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एंड जबकि जब आप देखते हैं फीमेल, अकॉर्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फीमेल में यहाँ 32 क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि मेल में 16 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। मियोसिस हुआ, सेग्रीगेशन हुआ, देखिए किस तरह से, यहां से तो 16 ही 16, जैसे कि सेग्रीगेशन हुआ, मियोसिस हुआ, एंड देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल में पार्थेनोजेनेसिस 16 और फीमेल में इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, देखने को मिला हमें, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये मियोसिस के टाइम पे इस तरह से सेग्रीगेशन हो जाता है और मेल जो है वो प्रोड्यूस होता है। आगे चलते हैं। तो क्वीन डिप्लॉइड डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स, फंक्शनल फीमेल होती है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर 9 में भी आप कई चीजें जो हैं इसमें पढ़ते हैं, चैप्टर 9 में भी हम इससे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। फिर वर्कर डिप्लॉइड डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स, नॉन फंक्शनल फीमेल होती है, वर्कर जो होती है नॉन फंक्शनल फीमेल होती है, वर्कर नॉन फंक्शनल फीमेल होती है। ड्रॉन हैप्लॉइड मेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, पार्थेनोजेनेटिकली फंक्शनल मेल होता है। छोटी सी जानकारी इसमें बात करते हैं यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। ये एक रिकॉर्ड है ऑफ इनहेरिटेंस का ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फॉर 2 और मोर जनरेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पेडिग्री और द फैमिली ट्रीट्स कॉल्ड द पेडिग्री। क्या होता है पेडिग्री में कि अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, सिंपली अगर मैं कहूँ तो अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई, ये हेल्पफुल है बहुत ज्यादा स्टडी करने में कोई जेनेटिक ट्रेट को, राइट। पेडिग्री एनालिसिस सिंपली एक रिकॉर्ड है एक तरीके का इनहेरिटेंस का हमारा, कि किस तरह से कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर या कौन से ट्रेट्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक या एक से ज़्यादा जनरेशन में, जो हम देख सकते हैं। तो यहाँ आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ये चार्ट आपको दिखाता है कि जो बनाते हैं हम किस तरह से इसको, तो ये कुछ स्क्वायर, राउंड, और ये आप देख सकते हैं मैटिंग इसमें जॉइंट दिखाया गया है, और ये फिर जनरेशन के लिए किस तरह से दिखाया गया है। तो एनसीईआरटी में आप ये चार्ट देखते हैं। That is useful for genetic counselors to advise। क्या यूजफुलनेस है इसकी, क्या मैं कहूं कि इसमें इंपॉर्टेंस है, तो that is useful for the genetic counselor to advise intending couples about the possibility of having children with genetic defects like hemophilia, thalassemia, etc। मैंने आपको कहा ना कि जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है या मिल सकता है, राइट, तो और कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट हो तो उसमें ये पहचानने में हेल्प करता है। मेडिकल जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, और दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू सर्टेन जेनेटिक ट्रेट एंड फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी और एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेट इन होमोजाइगस और द हेटेरोजाइगस कंडीशन इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो हेल्पफुल है टू स्टडी कुछ जेनेटिक ट्रेट की स्टडी करने में किसी भी होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस ट्रेट वाली कंडीशन में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, ठीक है। तो और दूसरा, एक कोई भी क्लोज रिलेटिव जो मैरिजेस होती हैं, दैट इट इंडिकेट्स द हार्म्स इन मैरिजेस, कि क्या हार्म्स हो सकते हैं किसी क्लोज रिलेटेड में जो मैरिज की जाती है उनके अंदर, उसके कॉज क्या है, उन सबको पहचानने में भी पेडिग्री एनालिसिस अपना रोल प्ले करता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक इसमें, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब साहब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम 2 टाइप में पढ़ते हैं, इन शॉर्ट मैं कहूं तो जीडी। तो जीडी आप 2 टाइप से पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एमडी, और दूसरे आप पढ़ते हैं इसमें नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको आप बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर सीडी। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मेंडल्स के लॉ के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ये सिंपली मैं कहूं तो ये हेरिटेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये, हेरिटेबल होते हैं।
तो हेरिटेबल होने का मतलब कि वन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, जबकि ये नॉन हेरिटेबल आपको देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं? नॉन हेरिटेबल, राइट, कि एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होते। कई आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम जानते हैं, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाल सिंड्रोम है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। These are all the examples of the chromosomal disorder। जबकि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं आपके, लाइक ये दो टाइप से हम इसको पढ़ते हैं। तो एक आप इसके अंदर पढ़ते हैं जो ऑटोजोमल होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोजोमल रेसेसिव, जिसको हम बोलते हैं ऑटोजोमल रेसेसिव हमें देखने को मिलते हैं। जबकि दूसरे जो होते हैं आपके, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? एक्स लिंक्ड रेसेसिव जो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप एक्स लिंक्ड में जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं। जबकि जो ऑटोजोमल्स होते हैं, आप इसमें सिकल सेल एनीमिया एक बोलते हैं, और एक आप इसमें फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर से, जहां पे हमारा सबसे पहला है हीमोफीलिया। तो कैसा होता है हीमोफीलिया? एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होती है फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू द मेल। देखिए ये लाइन आपको ध्यान रखनी और समझनी है कि ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी पे, क्योंकि हम इसको सेक्स लिंक्ड बोल रहे हैं। तो ये डिजीज किसके ऊपर होती है? एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में। तो इसलिए ज्यादा ये जो चांसेस हैं विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो अ सिंगल प्रोटीन जो है अफेक्टेड होता है विच इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड प्रोटीन, और कैस्केड प्रोटीन एंड दिस इज इन्वॉल्वड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो सिंपली अगर हम इसके बारे में बात करें, या मैं आपसे पूछूं, सिंपली मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे सिंपली पूछूं, तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो है कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहता है? ब्लीड करता रहता है। कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है? पेशेंट में ब्लीड होती रहती है। इवन विद अ माइनर कट जो है उसमें वो डिफेक्ट इसमें बिकॉज ऑफ अ डिफेक्ट इन द ब्लड कोएगुलेशन, तो वो जो है उसमें कंटिन्यूसली ब्लीड करता रहता है। तो जो कैस्केड प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगल प्रोटीन जो है वो अफेक्टेड होता है विच इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ द प्रोटीन। कैस्केड ऑफ द प्रोटीन, नॉट अ कैस्केड, इज द कैस्केड ऑफ द प्रोटीन, जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें? ब्लड को कोएगुलेट करने में। तो जब ब्लड कोएगुलेट नहीं कर रहा है इसके अफेक्ट होने की वजह से, तो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? ब्लीडिंग होती रहती है पेशेंट के अंदर। ठीक है जी, समझ आई बात? तो इतनी सी बात। तो ज्यादातर मोर मेल जो है वो अफेक्टेड रहते हैं इसमें, मेल्स जो हैं वो ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। रीजन मैंने अभी बताया आपको कि जो फीमेल्स होती है, बिकॉज मेल्स में सिंगल जीन होती है इसकी डिटेक्शन के लिए, मेल्स में सिंगल जीन होती है, और उसको डिफेक्ट को दे आर एबल टू एक्सप्रेस एज मेल्स हैव ओनली। मैंने अभी शुरुआत में बताया आपको जैसे कि क्योंकि मेल के पास सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए मेल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से। तो हेट्रोजाइगस फीमेल फॉर हेमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज to her sons, and the possibility of a female suffering from the disease is extremely rare, right? The possibility of a female suffering from the disease is extremely rare। यही रीजन है इसका, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। So only when the mother of the female is a carrier and the father is hemophilic, तभी ये कंडीशन जो है वो लागू होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो की लाइन है बड़ी अच्छी है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं कि कब चांसेस हैं। So possibility of a female suffering from the disease is extremely rare, कि फीमेल जो है सफर्ड है डिजीज से, एक्सट्रीम रेयर कंडीशन है। क्यों? ये कब होगा? कि जब मदर ऑफ द फीमेल इज कैरियर, अगर मदर कैरियर है और फादर जो है वो हिमोफिलिक है, तो दोनों में से अगर एक ट्रांसफर होगा तो वो XHH जो है वो तभी जो चांसेस बनेंगे वो फीमेल के सफर होने के इस डिजीज के, इस कंडीशन में। ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आता है यहाँ पे वो सिकल सेल एनीमिया को शो करता है। तो दिस इज एन ऑटोजोम। अभी हमने जो डिफरेंस यहाँ पे किया, अभी हमने पीछे यहां डिफरेंस किया, तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में जो अभी हमने बात की थी यहाँ पे, तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? ये एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अभी हमने डिफरेंस क्या किया था कि कौन सा जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कौन सा क्रोमोसोमल। तो ये भी एक जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो ये एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, की लाइन पकड़ेंगे सिर्फ हम, ग्लूटामिक एसिड वैलेंट एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ग्लू जो है यानी कि ग्लूटामिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वैलिन के अंदर, जो कि 6th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है एक HBA पेप्टाइड।
ठीक है, तो आप देखते हैं ग्लूटामिन किसमें चेंज हो रहा है, वैलिन में, जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, जो आरबीसीज होती है वो फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू एलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। हमें पकड़नी है यहाँ से। यहाँ पे रिजल्ट क्या देखने को मिलता है हमारा इसका, कि जो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू elongated sickle like structure. So the disease is controlled by a pair of allele HBA and HBS. ये नॉर्मल कंडीशन हो गई, और ये apparently unaffected carrier, और ये suffered जो हो गया, ये इस तरह से इसमें हमें हीमोग्लोबिन अफेक्टेड होता है, इसलिए हमें देखने को मिलेगी। तो ये इसमें होमोजाइगस की कंडीशन इंडिविजुअल और हेट्रोजाइगस की, दिस इज द हेट्रोजाइगस, और ये जो है होमो जाइगस की कंडीशन जो हमें देखने को इसमें मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें चार्ट के थ्रू कैसे जो एग्जांपल इसमें दिया गया है कि अगर कैरियर है ये, दिस इज अ कैरियर एंड दिस इज अ नॉर्मल, तो कैरियर में अगर आएगा तो कितने परसेंटेज चांसेस हैं इसमें होने के, ये आपको इसमें दिखाया गया है। तो इसको देखेंगे ध्यान से, तब इसमें आगे हम चलते हैं इसमें। ठीक है जी, तो ये म्यूटेशन का एक पार्ट इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम यहाँ चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया अनदर जो आपको देखने को मिल रहा है डिसऑर्डर। सो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव है। की पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। तो ये सभी डिसऑर्डर जो है मैं आपको कहूँगा कि सारी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है लेकिन एंजाइम, सवाल पूछा जाता है एंजाइम का, क्या है लेकिन एंजाइम जब कन्वर्ट अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसाइन, तो फिनाइल एलेनिन जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है एंड कन्वर्ट करता है इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड विच एक्यूमुलेट इन ब्रेन एंड रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन। तो ये की पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, ये इसके की पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन कई बार एज इट इज डायरेक्ट आ जाती है कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है, विच ये ट्रू है या नहीं है, इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है। फिर आता है थैलेसीमिया। हमें यहाँ थैलेसीमिया डेल्टा के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। तो थैलेसीमिया एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, और एक जो कि कॉज होता है बाय डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। ठीक है, और तीन टाइप का होता है, हम यहाँ दो टाइप बात करेंगे, अल्फा और बीटा, राइट। तो अल्फा थैलेसीमिया जो प्रोडक्शन करता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर भी कई बार सवाल पूछ लिया गया है कि कौन से क्रोमोसोम पे होता है, तो अभी हम उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो अल्फा की जब हम बात करें तो थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होती है, और दिस थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन HbA1 एंड HbA2 व्हिच इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो म्यूटेशन सिंपली आप पढ़ते हैं, म्यूटेशन से होकर थैलेसीमिया जो ओकर होता है ड्यू टू द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में आप क्या देखते हैं, म्यूटेशन में आप देखते हैं जैसे अभी आपने एक पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल अभी पीछे पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया को लेकर, जहां पर एक सिंगल बेस में चेंज होने की वजह से म्यूटेशन कई बार कंप्लीटली डीएनए के सीक्वेंस में भी आ सकता है, और जिसको आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का भी नाम देते हैं। दूसरा कई सिंपल बेस पेयर्स के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे अभी हमने सिकल सेल एनीमिया की बात की, जिसको आपने पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल देते हैं। तो दैट इज अ सडन चेंजेस इन द जीन और द सीक्वेंस ऑफ देयर बेस पेयर्स, वो म्यूटेशन। तो म्यूटेशन बहुत फिनोटिपिकली एज वेल एज जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली भी अपने इफेक्ट जो है वो दिखाता है। फिर तो यहाँ भी जो म्यूटेशन है और द डिलीशन होना ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स, तो ये इसको लीड करता है थैलेसीमिया को, ठीक है, की लाइन है, ध्यान रखनी है। दूसरा जो इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन is affected, so this is thalassemia controlled by gene HBB located on 11th chromosome। सिर्फ आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है इनके क्रोमोसोम नंबर की, ठीक है। तो ये अकर होता है ड्यू टू द वन और बोथ HBB जीन्स में देखने को हमें मिल सकता है। इसको अभी हमें यहाँ पे बात इसमें नहीं कर। तो thalassemia very few in globin is synthesized and is quantitative problem, whereas in sickle cell anemia there is a synthesis of incorrectly functioning globin and is qualitative disorder। इतना ज्यादा हमें अभी नहीं देखना, हमें इसको भी यहाँ डिस्कस अभी नहीं करना है, ठीक है जी। कलर ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आप पढ़ते हैं। ये एक की लाइन सबसे पहले कि सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, दैट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जानते हैं, जिसमें पर्सन को रेड और ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम आती है। तो जो जीन जो होती है फॉर नॉर्मल विजन इज डोमिनेंट, द जीन फॉर नॉर्मल विजन इज डोमिनेंट, सो द नॉर्मल जीन एंड इट्स रिसेसिव एलील आर कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, ठीक है जी। सो कलर ब्लाइंड फीमेल कैसी होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल ये आप देख सकते हैं इसमें
और जो कैरियर फीमेल होगी वो इस तरह से, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम अभी हमने बात की यहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, तो एक्स क्रोमोसोम पे, और इसी तरह से कलर ब्लाइंड मेल जो होगा वो एक्स क्रोमोसोम, सो वाई क्रोमोसोम मेल डू नॉट कैरी एनी जीन फॉर दिस सर्टेन विजन, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट की लाइन है इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कीवर्ड्स हैं। ये पैटर्न आपको हेल्प करेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न जो कलर ब्लाइंड मेल, जो कलर ब्लाइंडनेस में देखने को मिलता है कि अगर फादर का फिनोटाइप अगर ये है, जीनोटाइप इस तरह से है, नॉर्मल है तो जीनोटाइप ऐसा रहेगा, मदर है अगर फिनोटाइप कैरियर है तो वो ऐसे रहेंगी, ये इस तरह से शो करते हैं आप न्यूमेरिकल्स में स्पेशली। तो सन और डॉटर जो रहेंगे नॉर्मल रहेगा, क्योंकि फादर से जो आया है वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वो इस तरह से नॉर्मल आया है, ठीक है जी। डॉटर का जो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, ये नॉर्मल कंडीशन जो है देखने को आपको मिलेगी इसके अंदर। तो ये चार्ट आप देखें इसको, तो किस तरह से ये हेल्प करेगा आपको ये न्यूमेरिकल्स में करने में, कि कैसे हम कैरियर दिखाते हैं, कौन सा हमें कंप्लीट सफर्ड दिखाना है, ये आपको उसमें हेल्प करेगा थोड़ा सा। इसी तरह से हेमोफिलिक पैटर्न में भी आपको चार्ट जो ये हेल्प करेगा कि कौन सा सफर्ड है वो दिखाने में, और दूसरा कौन सा कैरियर है वो दिखाने में आप इसकी इसमें स्टडी करेंगे। तो वन शॉट है, क्योंकि हम थोड़ा सा पार्ट चल रहे हैं इसके अंदर, तो ये चीज आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है जी। चलें फिर आते हैं कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आप जानते हैं कि जो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहला डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2n+1, राइट, क्रोमोसोम नंबर पे एक्स्ट्रा कॉपिंग होना एक क्रोमोसोम की, तो इसको बोलते हैं 2n+1, जो कि हमें डाउन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है। फिर देयर इज अ वेरियस सिम्टम्स जो है यहाँ पे, इसके जो लक्षण हमें दिखते हैं वो बाहर किस तरह से दिखते हैं, साइकोमोटर मेंटली डेवलपमेंट रिटार्ड होना, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, और फिर टंग, पार्शियली ओपन माउथ, ये चीजें हमें देखने को इसमें मिलती है। जो की पॉइंट आपको ध्यान रखना है तो ये कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपिंग होना, आप देखते हैं कि यहाँ जो एक्स्ट्रा कॉपी होना, टोटल 47 क्रोमोसोम्स जो है वो बन जाते हैं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में, राइट। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम का बना, तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है तो देखने को मिलता है। तो इसका जो कार्योटाइप बनता है वो XXY इस तरह से देखने को मिलता है। ओवरऑल जो देखने को मिलेगा आपको मस्कुलिन देखने को मिलेगा जो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा। डेवलपमेंट विद फेमिनाइन कैरेक्टर लाइक गायनेकोमास्टिया, डेवलपमेंट होना ब्रेस्ट का, तो एंड दैट इज देयर स्टेराइल होते हैं वो। तो ये आपको कार्योटाइप इसका ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम एक, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 45+X0 इस तरह से दिखाते हैं, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि जो अफेक्टेड फीमेल्स हैं वो स्टेराइल होती है कैरेक्टर, रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है कि लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे रूडिमेंट्री ओवरीज जो वर्ड आया है ये एक वर्ड है। तो जब रूडिमेंट्री ओवरीज है, मैं कह सकता हूँ कि ओवरीज जो है वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं है, तो कंप्लीटली मैच्योर ना होने की वजह से वो हार्मोन्स भी अपने ठीक से रिलीज नहीं करेंगे, और जब वो अपने हार्मोन्स ठीक से रिलीज नहीं करेंगे तो उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो कि उन हार्मोन्स के रिलीज होने पे डिपेंड है, तो वो भी बाहर बाद में ठीक से नहीं आएंगे या नहीं एक्सप्रेस होंगे। तो ये इस तरह से आप इसमें देखते हैं। और सवाल मैं आपको बता दूं कि यहां से 110% क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, और आपके सीबीएसई में भी यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें इसका मतलब है कि द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन, 3 और मोर जीन। पॉली मींस मैनी, जेनिक इज रिलेटेड टू द जीन। तो कई ऐसे कैरेक्टर जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, जो ट्रेट होते हैं तो कंट्रोल होते हैं, जो ट्रेट होते हैं वो कंट्रोल होते हैं 3 या उससे ज्यादा जीन से, जहां पर जो डोमिनेंट एलील होती है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट अपना शो करती है ईच डोमिनेंट एलील के साथ, ठीक है, एक्सप्रेस करती हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल हम देखने को मिलता है हमें कर्नल कलर इन वीट, स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग, इसके ऊपर सवाल अक्सर पूछा गया है, जिसको हम एक चार्ट के थ्रू, क्रॉस के थ्रू भी देखेंगे। हाइट इन ह्यूमंस एंड कॉब लेंथ इन द मेज, तो ये कुछ इसमें देखा गया है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जब क्रॉस होता है बिटवीन दो प्योर ब्रीडिंग पेरेंट, दो प्रोड्यूस करते हैं एक इंटरमीडिएट ट्रेट को F1 जनरेशन में। बेसिकली हमें जो भी ट्रेट होगा यहाँ पे, जो भी पेरेंट्स होंगे, सपोज ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है, तो इन दोनों का हमें इंटरमीडिएट
देखने को मिलेगा किसमें, F1 जनरेशन में, इन दोनों के में, राइट। तो दोनों ही पेरेंटल टाइप से हमें देखने को मिलेगा। और F1 हाइब्रिड जो फॉर्म करेगी 8 काइंड्स ऑफ गैमेट्स इन ईच सेक्स गिविंग 64 कॉम्बिनेशन इन F2 हैविंग 7 फिनोटाइप। तो 3 लॉकी, यहाँ पे जो लॉकी पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे इनहेरिटेंस स्किन टोन की, तो ईच हैज 2 पॉसिबल एलिल्स। देखिए तो इस तरह से AA BB CC, तो ये एक कैपिटल एलिल एड 1 यूनिट ऑफ डार्कनेस एंड ईच लोअर केस एलिल एड नथिंग। तो पेरेंट प्रोड्यूस F1 ऑफस्प्रिंग विद इंटरमीडिएट टोन। ये कैसे हुआ ये देखिए, तो यहां पर जो पेरेंट है दे आर वेरी लाइट, ठीक है जी, और ये जो है वेरी डार्क, तो मुलेटो, यानी कि ये जो है ये इनका इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को हमें मिलेगा। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर। दोनों हमें आए, तो 3 इसके आए 3 इसके आए। जब इसकी सेल्फिंग कराई तो यहां सेल्फिंग होने के बाद तो जो F2 जनरेशन आई है, तो F2 जनरेशन में देखिए आपको कैसे देखने को मिल रहा है, कई आपको वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी जो स्किन टोन है, वेरी स्किन टोन जो है या स्किन कलर जो आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, वेरी डार्क ब्राउन भी है, वेरी डार्क ब्राउन भी है, और आपको इसके अंदर डार्क ब्राउन भी देखने को मिल रहा है, इंटरमीडिएट भी देखने को मिल रहा है, लाइट ब्राउन भी और वेरी लाइट ब्राउन भी आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो ये एक एग्जांपल है किसका, इस पॉलीजेनिक का, इनहेरिटेंस का, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो कुछ वन शॉट जो है, मैंने कई चीजें बहुत तेजी से बताई आपको, और शायद ज्यादा जल्दबाजी ना करते हुए आपको मैं कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से रिकॉल कराने में कुछ मदद करा पाया हूँ। कई चीजें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं गए, मैंने डायरेक्ट कीवर्ड्स आपको बताए, और वो कीवर्ड्स इसलिए ताकि आपने शायद वो पहले पढ़ा हुआ हो, तो एक क्विक रिवीजन आपके इस एग्जाम टाइम में आप कर सके रैपिडली हमारे इस लेक्चर की हेल्प से, राइट। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ आपके चैप्टर को थोड़ा बहुत भी रिवाइज कराने में, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसको लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और इसी के साथ वन शॉट जो है वो हमारा यहाँ पे इनहेरिटेंस चैप्टर का, इस चैप्टर 5 का कंप्लीट होता है। थैंक यू।